Rahim. The students, today we are going to discuss very important topic in which we will prove that motion of simple pendulum is simple harmonic motion. ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सिंपल पेंडुलम को। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी बॉब ऑफ मास m। ये जो नीचे बॉल सा लगा होता है इसे हम बॉब कहते हैं। ये मेटेलिक बॉब होता है और हैवी का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि ये सॉलिड होता है। जैसे बॉल अंदर से हॉलो होती है इस तरह का नहीं, ये सॉलिड बॉल होता है, सफ़ियर की तरह, सफ़ियरिकल शेप में, लेकिन अंदर से सॉलिड होता है। हैवी बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स टू अ रिजिड स्पॉट एट इट्स अपर एंड एज शोन इन फिगर। ये एक एंड से हम इसको रिजिड स्पॉट के साथ फिक्स कर देते हैं, दूसरे एंड पे हम बॉब कनेक्ट करते हैं और स्ट्रिंग जो है दैट शुड बी इनएक्सटेंसिबल, यानी ऐसा नहीं है कि वो रबर लाइक मटेरियल की बनी नहीं होगी बल्कि रिजिड होगी, इनएक्सटेंसिबल होगी। अब हम डिराइव करेंगे सबसे पहले रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि मोशन सिंपल पेंडुलम की सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी मैथमेटिकली हम ये प्रूव करेंगे कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया एक पेंडुलम जिसको हमने रिजिड स्पॉट के साथ कनेक्ट किया है। जब इनिशियली इसका बॉब जो है वो मीन पोजीशन पे है ए पे, जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा कि ये वाइब्रेट करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर हम इसको बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये वाइब्रेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन। हम ये कहते हैं कि हमने इसको बॉब को डिस्प्लेस किया टू पॉइंट बी और इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स। व्हेन द बॉब इज़ डिस्प्लेस from in position A, it starts vibratory motion. Let the bob is at point B during its motion as shown in figure. जब हमने इसको कंसिडर किया है इसकी मोशन को, उस वक्त हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये पॉइंट B पे है। The displacement from A to B is x. There are two forces acting on the bob. अब जब B पॉइंट पे है बॉब तो इस वक्त इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक क्या है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हर ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ये देखें फिगर में हमने इसको mg के साथ रिप्रेजेंट किया है। हमेशा वेट के ऑपोजिट जो फोर्स होती है जो उसको बैलेंस कर रही होती है दैट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दूसरी फोर्स जो है वो क्या है, ये है टेंशन जो कि इस स्ट्रिंग के अलोंग है। ये टी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अगर हम इसको वेट को रिजॉल्व करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, देखें स्ट्रिंग की ओरिजिनल डायरेक्शन जैसे टी के ऑपोजिट अगर हम एक वेक्टर ड्रा करें, ये रेड लाइन जो हमने ड्रा की है, तो एक्चुअल डायरेक्शन जो है वो वेट की ये होनी चाहिए क्योंकि टेंशन और वेट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये दोनों की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सर्टेन एंगल थीटा बना रहा है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब हम क्या करेंगे, वेट को रिजॉल्व कर लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रिजॉल्व कैसे करते हैं हम, वेक्टर के हेड से, यानी ये देखें ये फिगर में mg जो हेड है इसका, इससे हम एक प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। ये जो हम परपेंडिकुलर या नॉर्मल या प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला बन जाएगा mg cos थीटा और ये वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। इस वर्टिकल कंपोनेंट को हमने पैरेलल, ये देखें यहाँ पे ब्लू लाइन के साथ इसी के पैरेलल mg sin थीटा यहाँ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पैरेलल हमने यहाँ पे शो कर दिया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने फिगर में अभी क्या किया है, हमने वेट को mg को जो कि स्ट्रिंग की ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इसको रिजॉल्व किया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रिजॉल्व हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम नॉर्मल या प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं और हमने ये इस वेक्टर mg के हेड से प्रोजेक्शन ड्रा किया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट है mg sin थीटा।
अगर ये एम जी साइन थीटा है तो इसके पैरेलल हम यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं एम जी साइन थीटा, दैट इज़ ये ब्लू एरो के साथ हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे क्यों शो किया है ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा हमने यहाँ पे पैरेलल क्यों रिप्रेजेंट किया है। अब हमें ये पता है कि जब हम बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन पे तो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ से फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, तो वहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होती है, बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है वेट का एम जी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी किधर होती है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेट का कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ये प्रोवाइड करेगा नेसेसरी रीस्टोरिंग फोर्स। Since there is no motion of the bob along the string, so the component mg cos theta must be equal to tension in the string। ये देखें कि टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है, mg cos theta डाउनवर्ड है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सो t is equal to mg cos theta। Therefore, the component mg sin theta provides necessary restoring force, that is F is equal to minus mg sin theta। माइनस साइन हमने क्यों लिया है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स मीन पोजीशन और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट होती है अप्लाइड फोर्स के, इसलिए इसको हम लेते हैं नेगेटिव। The negative sign shows that its direction is towards mean position when the angle theta is very small। ये अप्रॉक्सीमेशन अब आपने याद रखनी है, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी हम यूज़ करेंगे। जब भी हम ये कहते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा तो फिर हम साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा से। यानी अगर हम उस स्मॉल एंगल की का साइन लें तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उतनी ही आ जाती है जितनी उस एंगल की वैल्यू होती है। सो साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी। और यहाँ पे अब एक और बात हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में, कि अगर थीटा स्मॉल हो तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसलिए अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, F विल बी इक्वल टू माइनस एम जी, और थीटा साइन थीटा को हमने थीटा से रिप्लेस करना है। थीटा चूँकि स्मॉल है तो इसलिए अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा है कि F किसके इक्वल होता है, एम ए के। इक्वेशन 3 और 4 में देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से हम राइट हैंड कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो एम ए इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस एम जी इंटू थीटा के। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, माइनस जी इंटू थीटा। एम दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ए इक्वल आ गया माइनस जी थीटा के। ठीक, अब हमें ये रिलेशन हमने पढ़ा है एस इज इक्वल टू आर थीटा का इन चैप्टर नंबर 5, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखें ये जो मोशन ली है हमने सिंपल पेंडुलम की, अगर हम कहें कि ये जहाँ पे हमने इसको सस्पेंड किया है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और जो सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये देखें ये जो बन रही है ये एक आर्क है एक पूरे सर्कल की। अगर हम इसको कंप्लीट करें तो यूँ इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जिसका सेंटर होगा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इसका रेडियस होगा लेंथ ऑफ द बॉब, जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है सिंपल पेंडुलम की वो इसका रेडियस होगा। तो यूँ हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। तो S किसके इक्वल है, आर्क लेंथ के, और आर्क लेंथ किसके इक्वल है अब ए बी के, हमने ए बी इसको नाम दिया है। और रेडियस अब किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो एल के इक्वल हो जाएगा, थीटा एंगल है तो थीटा यहाँ से अगर हम निकालें तो ये किसके इक्वल आता है, एस ओवर आर, और एस इक्वल है ए बी के, और आर किसके इक्वल है अब एल के। तो ए बी हमने क्या कहा था, ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियली हमने शुरू में ये देखिए शुरू में हमने यहाँ पे बताया था कि इनिशियली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है, और इसका मतलब क्या है ए बी आर्क लेंथ जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी,
एक्स के इक्वल होगी। सो इट विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एल। अब थीटा को हम वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं क्योंकि थीटा स्मॉल है, सो थीटा विल बी इक्वल टू एक्स ओवर एल। अब ये थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। नाउ ये विल बी इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर एल। देखिए जी, इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इस केस में लेंथ भी हमने इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लिया तो लेंथ भी कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जी ओवर एल यहाँ पे कांस्टेंट है। तो हम इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। दैट इज़ कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे ये प्रूव हो गया कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इक्वेशन shows that acceleration is directly proportional to displacement and its direction is towards mean position. Hence, it is proved that motion of simple pendulum is simple harmonic motion. ये क्वेश्चन जब लॉन्ग में आता है तो इस तरह से आता है, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। यानी हाफ मार्क्स होते हैं इसके इतने पार्ट के जो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। रिमेनिंग हाफ मार्क्स होते हैं बाकी जो आपने एक्सप्रेशन डिराइव करना होता है। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने एंड पे लिखा भी है कि किस तरह से ये आता है। अब हमने ये जिस तरह से मैस स्प्रिंग सिस्टम के टॉपिक में हमने रिलेट किया था एक्सेलरेशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से, इसी तरह यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम को हम रिलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से। वी नो दैट एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इन इक्वेशंस को, ये a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स, यानी इक्वेशन 6 और 7 को हम कंपेयर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 6 एंड 7 आएगा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। नेगेटिव साइन विल बी कैंसल्ड आउट, एक्स विल बी कैंसल्ड आउट, सो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी ओवर एल। ये पॉजिटिव आएगा, नहीं नेगेटिव साइन नहीं आएगा। सो ओमेगा विल बी इक्वल टू जी ओवर एल अंडर रूट। ये हमने ओमेगा फाइंड कर लिया है। तो अब हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड एंड इट इज़ गिवन एज टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा अभी हमारे पास किसके इक्वल है ये हमने फाइंड कर लिया। ओमेगा इक्वल है जी ओवर एल के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है 1 ओवर ओमेगा की, दैट विल बी इक्वल टू एल ओवर जी। सो टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो टाइम पीरियड किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। ये मैस पे या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ना ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना मैस ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी मैस ऑफ बॉब पे डिपेंड कर रहा है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और एम्पलीट्यूड और मैस पे ये डिपेंड नहीं करता। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। यही एक्सप्रेशंस हमने डिराइव करने थे एक्सेलरेशन का, जो कि हमने पीछे डिराइव कर लिया है, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का। यहाँ से हम एक डिफाइन करते हैं टर्म सेकेंड्स पेंडुलम। ये टाइप है सिंपल पेंडुलम की। ये वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। दैट पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम एज एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। सो फ्रीक्वेंसी और सेकेंड्स पेंडुलम इज एफ इज इक्वल टू 1/2। टाइम पीरियड को अब 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है 0.5 हर्ट्ज़। ये MCQs में भी आ जाती है आपको वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कि फ्री सेकेंड्स पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। आगे आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि क्या ये क्वेश्चन सिंपल पेंडुलम का किस तरह से आता है।
ये इस तरह से आएगा, शो दैट मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलेरेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।